नमस्कार। धनतेरस की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां। आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है शकील साजिद के साथ। जी हां, भारत में टूरिज्म, ठंड का मौसम आ रहा है, घूमने फिरने के दिन शुरू हो गए हैं। भारत में अब टूरिज्म सिर्फ घूमने फिरने की चीज नहीं रह गई है, बल्कि ये देश की कमाई का एक बड़ा जरिया बनता जा रहा है। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि आने वाले सालों में भारत दुनिया के टॉप 10 पर्यटन में आने वाले देशों में शामिल होना चाहता है। अभी हमारी रैंकिंग 39वीं है, जो पहले 60 के करीब थी। अगर सरकार और राज्य मिलकर काम करें तो अगले 5 साल में हम 20वें नंबर पे आ सकते हैं और 10 साल में उम्मीद है टॉप 10 में भी पहुंच सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन, यानी हर राज्य में कम से कम एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस बनाने की सोच रखी है जो इंटरनेशनल लेवल का हो। इससे देश के लोग भी अपने देश को अच्छे से जान पाएंगे और विदेशी टूरिस्ट भी ज्यादा आएंगे। सरकार का प्लान है कि ऐसे 50 टॉप डेस्टिनेशन तैयार किए जाएं और हर राज्य एक अच्छा प्लेस इसके लिए चुने। असल में भारत के पास सब कुछ है जो किसी भी देश को टूरिज्म में टॉप पर ले जा सकता है। पुराने किले, मंदिर, मस्जिद, पहाड़, समंदर, जंगल, अलग अलग मौसम, खाने की वैरायटी और अलग अलग भाषाएं और बेहद खूबसूरत इंद्रधनुषी संस्कृति। अब जरूरत है कि हम इसको दुनिया के सामने बेहद अच्छे से पेश करें। उदयपुर में एक 2 दिन की नेशनल टूरिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई, जहां गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि उदयपुर इस आयोजन के लिए बिल्कुल सही जगह है। यह शहर दिखाता है कि कैसे पुरानी परंपराएं और आज का मॉडर्न सिस्टम मिलकर टूरिज्म को खास बना सकते हैं। मंच से उन्होंने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया को बर्थडे विश भी किया। राजस्थान की डिप्टी सीएम और टूरिज्म मिनिस्टर दिया कुमारी भी वहां मौजूद थी। कॉन्फ्रेंस में मेघालय, नागालैंड, लद्दाख, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली जैसे कई राज्यों ने अपने यहां बनने वाले टूरिस्ट प्लेसेस के प्लान बताए। नागालैंड के टूरिज्म मिनिस्टर ने बड़े ही दोस्ताना अंदाज में बोला, नागालैंड की धरती से झीलों की नगरी को नमस्ते। गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि पहले भारत आने वाले टूरिस्ट ज्यादातर दिल्ली, आगरा और जयपुर तक ही घूमते थे, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अब हर राज्य में नए टूरिस्ट स्पॉट बन रहे हैं और ये कंपटीशन, ये स्पर्धा देश की इकोनॉमी के लिए अच्छी है। कोविड के बाद भारत का टूरिज्म काफी तेजी से बढ़ा है। 2024 में करीब 2 करोड़ विदेशी टूरिस्ट भारत आए और देश के अंदर 284 करोड़ बार घूमने निकले लोग। टूरिज्म अब हमारी जीडीपी का 6% हिस्सा बन चुका है और सरकार का टारगेट है कि इसे 10% तक ले जाया जाए। जी हाँ, टूरिज्म अब सिर्फ घूमना फिरना नहीं रह गया, ये रोजगार देने वाला, आपस में संस्कृति को जोड़ने वाला और देश की कमाई बढ़ाने वाला सेक्टर बन गया है। देश में सड़कें, रेलवे, हवाई सफर और जल मार्ग सब पहले से बेहतर हो गए हैं, जिससे घूमना आसान हो गया है। सरकार की स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाएं और डिजिटल इंडिया ने छोटे शहरों और गांव के लोगों को भी मौका दिया है कि वे टूरिस्ट से जुड़े और कमाई करें। वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन कोई मामूली योजना ही नहीं, बल्कि एक ख्वाब है कि हर राज्य की खास पहचान बने और भारत की संस्कृति दुनिया तक पहुंचे। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में भारत न सिर्फ इनक्रेडिबल इंडिया रहेगा, बल्कि ग्लोबल टूरिज्म का लीडर भी बन जाएगा। और हमें जो खबर मिली है उसके हिसाब से छत्तीसगढ़ में जो हमारा चित्रकूट जलप्रपात है, बेहद खूबसूरत, बेहद शानदार और पूरी बरसात में जिसकी छटा देखते ही बनती है, इसे भी प्रदेश का ग्लोबल डेस्टिनेशन बनाने की कोशिश जारी है। हमारी शुभकामनाएं। वैसे पूरा छत्तीसगढ़ ही घूमने के लिए बेहद खूबसूरत, बेहद सुकून देने वाली जगह है। आगे बढ़, छत्तीसगढ़ सरकार ने दिवाली से पहले एक बड़ा और अहम फैसला किया है। राज्य के निगम, मंडल और आयोगों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को अब कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री जैसा दर्जा मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंजूरी के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका आदेश गुरुवार को जारी कर दिया। आदेश के मुताबिक राज्य के 13 अध्यक्षों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, जबकि 20 अध्यक्षों और 2 उपाध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा
मिला है। यानी कुल मिलाकर 35 लोगों को दिवाली पर सरकार की ओर से ये बेहद शानदार तोहफा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से साफ है कि इन पदाधिकारियों की जिम्मेदारी और प्रभाव दोनों अब बढ़ जाएंगे। जिन पदों पर अब तक केवल एक प्रशासनिक पहचान थी, वहां अब मंत्री पद के बराबर सुविधाएं और मान सम्मान मिलेगा। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सरकार संगठन और कार्यकर्ताओं को संतुलन देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। बात करते हैं उन चेहरों की जिन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला है। डीए न्यूज प्लस और शकील साजिद इन सभी को बेहद शुभकामनाएं देता, बधाई देता। इन नामों में जो प्रमुख है, अनुराग सिंह देव, भूपेंद्र समन्नी, चंदूलाल साहू, केदारनाथ गुप्ता, नीलू शर्मा पर्यटन से जुड़े हुए, राजा पांडे, हमारे राजीव अग्रवाल, राकेश पांडे, राम प्रताप सिंह, राम सेवक पैकरा, संजय श्रीवास्तव जो पहले महामंत्री भी थे, बेहद एक्टिव, सौरभ सिंह और श्रीनिवास राव मद्दी जगदलपुर से, ये सभी अलग अलग निगमों और बोर्डों के प्रमुख हैं जो अब कैबिनेट मंत्री के बराबर माने जाएंगे। वहीं राज्य मंत्री का दर्जा पाने वालों की लिस्ट भी काफ़ी लंबी है। इसमें अल्पसंख्यक आयोग अमरजीत सिंह छाबड़ा, भरतलाल मटियारा, चंद्रहास चंद्राकर, दीपक मस्के पूर्व प्रवक्ता, ध्रुव कुमार मिर्धा, जितेंद्र कुमार साहू, लोकेश कवड़िया बहुत एक्टिव, मोना सेन बहुत अच्छी कलाकार, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री की बहुत अच्छी लोक कलाकार, नंद कुमार साहू, प्रफुल्ल विश्वकर्मा, प्रहलाद रजक, संदीप शर्मा, शालिनी राजपूत, शंभुनाथ चक्रवर्ती, शशांक शर्मा, सुरेंद्र कुमार बेसरा, सुरेश चंद्रवंशी, विकास मरकाम, डॉक्टर वर्णिका शर्मा बहुत एक्टिव लेडी और योगेश दत्त मिश्रा जैसे नाम शामिल है। इनके साथ दो उपाध्यक्ष चंद्रकांति वर्मा और लखन लाल धीवर को भी राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। सरकार के इस फैसले को दीपावली बोनस की तरह देखा जा रहा है। ये कदम उन लोगों के लिए एक तरह से सम्मान और प्रोत्साहन है जो पार्टी और सरकार के बुरे वक्त में भी बेहद सक्रियता से काम करते थे और काम कर रहे हैं। इससे राजनीतिक संतुलन साधने और संगठन के लोगों को अहम जिम्मेदारी देने की कोशिश भी साफ दिखाई देती है। खास बात इस सूची में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का भी ध्यान रखा गया है ताकि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले। इस फैसले से सरकार को प्रशासनिक स्तर पर भी फायदा मिलने की उम्मीद है। अब इन बोर्डों और निगमों के प्रमुखों को मंत्री का दर्जा मिलेगा तो उनके फैसले लेने की क्षमता और प्रभाव दोनों बढ़ जाएंगे। इससे योजनाओं के अमल में भी तेजी आएगी और जमीनी स्तर पर कामों में मजबूती आ सकती है। हालांकि इस फैसले पर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष इसे सत्ता का विस्तार और पद बांटने की राजनीति बता सकता है, लेकिन सरकार का तर्क ये है कि ये नियुक्तियां केवल मान सम्मान के लिए नहीं बल्कि काम को बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए की गई है। इससे राज्य की विकास योजनाओं को गति मिलेगी और जनहित से जुड़ी नीतियों का बेहतर क्रियान्वयन होगा। दिवाली से ठीक पहले लिया गया यह फैसला जहां एक तरफ इन नेताओं के लिए तोहफा है, वहीं दूसरे ओर आने वाले समय में इसके राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। विधानसभा चुनाव दूर है, लेकिन संगठनात्मक तैयारियों और नेताओं की भागीदारी को लेकर सरकार का ये कदम काफ़ी मायने रखता है। हालांकि भी बहुत सारे लोगों को विष्णुदेव साय सरकार से बेहद उम्मीद है, पुराने छटे हुए कुंदन जैसे तपे कार्यकर्ताओं को, कि उन्हें भी कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेशनल अवार्ड जीत चुकी टैलेंटेड एक्ट्रेस ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से न सिर्फ साउथ बल्कि पूरे देश भर में खास जगह बनाई। कीर्ति सुरेश उन गिनी चुनी अभिनेत्रियों में से है जो हर रोल में पूरी तरह से ढल जाती है, फिर चाहे वो किसी रियल लाइफ का किरदार हो या फिक्शनल कैरेक्टर। हर बार वो अपने परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत लेती है। उनके जन्मदिन के खास मौके पर आज हम बात करेंगे उनकी कुछ खास शानदार फिल्मों की जिन्हें देखकर एक बार फिर आप कहेंगे कीर्ति सुरेश सच में बाकमाल अदाकारा है। इससे पहले बात करते हैं उस फिल्म की जिसने कीर्ति सुरेश को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया, महानटी। यह फिल्म साउथ इंडियन सिनेमा की मशहूर अदाकारा सावित्री की जिंदगी पर बेस्ड थी। इस फिल्म में कीर्ति ने सावित्री का रोल इतनी खूबसूरती से निभाया कि दर्शक उन्हें असली सावित्री मान बैठे। फिल्म में उनका ट्रांसफॉर्मेशन, भावनाओं को बखूबी पर्दे पर दिखाना और एक दुख भरी कहानी को जीवंत कर देना, यह सब ऐसा था कि उन्हें इसके लिए नेशनल अवार्ड तक मिला। ये फिल्म न सिर्फ उनके कैरियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानी जाती है बल्कि ये उनके एक्टिंग रेंज का मजबूत उदाहरण है।
अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आज की युवा लड़कियों की सोच और संघर्ष को बखूबी दर्शाती है, मिस इंडिया। इसमें कीर्ति ने मानसा समयुक्ता नाम की लड़की का किरदार निभाया जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आती है और अमेरिका में अपने टी बिजनेस शुरू करना चाहती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उसे समाज, पारिवारिक दबाव, जेंडर वायस, कंपटीशन जैसी कई दिक्कतों से जूझना पड़ता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानती। कीर्ति की फिल्म आज की लड़कियों के लिए एक प्रेरणा बन सकती है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने सपनों को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती। एक और दमदार रोल कीर्ति ने निभाया था फिल्म गुड लक सखी। इसमें उन्होंने सखी पवार का किरदार निभाया जो एक खुशमिजाज आदिवासी लड़की होती है। गांव के लोग उसे बेड लक सखी कहते हैं, हालांकि जहां भी हो जाती है कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, लेकिन फिल्म की खूबसूरती इस बात में है कि कैसे ये लड़की तमाम आलोचनाओं को पीछे छोड़कर एक नेशनल लेवल का शार्प शूटर बनती है। फिल्म में कीर्ति का अंदाज, उनका सादगी भरा परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस देखने लायक है। ये रोल पूरी तरह उन्हीं के लिए लिखा गया था, उन्होंने एक बार फिर साबित किया वह अकेले पूरी फिल्म को अपने कंधे पर उठा सकती हैं। कीर्ति सुरेश की एक और फिल्म भोला शंकर, जिसमें उन्होंने मेगा स्टार चिरंजीव की बहन महालक्ष्मी का रोल निभाया। फिल्म की कहानी भाई बहन के रिश्ते पर आधारित थी। चिरंजीव अपने बीते हुए कल और दुश्मनों से अपनी बहन की रक्षा करता है। इस फिल्म में कीर्ति का रोल इमोशनल और था, नटखट था। उनके और चिरंजीव के बीच की केमिस्ट्री दर्शकों को खूब पसंद आई। उन्होंने दिखा दिया कि फैमिली ड्रामा में भी वो उतनी ही असरदार हो सकती है जितनी किसी बायोपिक या लव स्टोरी में। फिल्म माय नेम इज सुभाषिनी कीर्ति सुरेश की एक ऐसी ही फिल्म थी जिसमें उन्होंने सच्चाई के लिए लड़ने वाली एक मेडिकल स्टूडेंट मालार विजय का किरदार निभाया। फिल्म में दिखाया गया कैसे वो एक बड़े व्यापारी के भ्रष्ट कामों को सामने लाने की कोशिश करती है। कीर्ति ने इस फिल्म में एक मजबूत और साहसी युवती का किरदार निभाया जो किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटती। उनके हाव भाव, डायलॉग डिलीवरी इतनी नेचुरल थी कि दर्शकों को लगा ये किरदार उन्हीं के लिए बना है। रघु ठाता जैसी फिल्म देखी है तो आप जानते होंगे कीर्ति कैसे हल्के फुल्के रोल में भी जान डाल देती है। सरकार वारी पाटा, सानी कायदम और पेंगुइन जैसी फिल्मों में उन्होंने अलग अलग तरह के किरदार निभाए और हर बार एक्टिंग का एक नया दौर दिखाया। हाल ही में आई फिल्म कल की 2898 AD में भी कीर्ति का छोटा लेकिन यादगार रोल है। ये फिल्म पूरी तरह प्रभास और दीपिका पादुकोणे के इर्द गिर्द थी, लेकिन कीर्ति ने अपनी मौजूदगी से फिल्म को अलग ही टच दे दिया। कीर्ति सुरेश की खासियत यही है कि वो अपने रोल को लेकर बहुत सजग रहती है और वो सिर्फ ग्लैमर के लिए भूमिकाएं नहीं करती बल्कि हर बार कुछ नया और दमदार करने की कोशिश करती है। उनकी फिल्मों में महिला किरदारों को बहुत मजबूती और गहराई मिलती है और जो आज के दौर में थोड़ा कम देखने को मिलती है। तो इस खास मौके पर आप कीर्ति सुरेश की कोई फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो महानटी, गुड लक सखी, मिस इंडिया, भोला शंकर जैसी फिल्में ज़रूर देखिए। यकीन मानिए आपको हर फिल्म में कीर्ति का एक नया रूप देखने को मिलेगा। एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने खुद जिस लेवल तक पहुंचाया है वो सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि मेहनत और सही फिल्म चुनने की समझ से ही मुमकिन हो पाया है। आज वो सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है बल्कि एक इंस्पिरेशन है, खास तौर पर उन लड़कियों के लिए जो अपनी पहचान खुद बनाना चाहती हैं। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल विरोधी अभियान को अब तक की सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तरी बस्तर के अबूझमाड़ इलाके में 208 नक्सलियों ने हथियार डाल दिए हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। सरेंडर करने वालों में 110 महिलाएं और 98 पुरुष शामिल हैं। इन नक्सलियों ने कुल 153 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया है जिनमें कई अत्याधुनिक और घातक हथियार भी शामिल हैं। यह सिर्फ एक पुलिस ऑपरेशन नहीं बल्कि एक मानवता और विश्वास की जीत है जो उस इलाके को हिंसा से शांति की ओर ले जा रही है। इन सभी नक्सलियों को पुलिस ग्राउंड में बसों के जरिए लाया गया जबकि 1 करोड़ के इनामी और केंद्रीय समिति के सदस्य रुपेश को खास तौर पर कार से कार्यक्रम स्थल तक लाया गया। ये सरेंडर प्रोग्राम केवल सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बल्कि सांकेतिक और सामाजिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने खुद सभी नक्सलियों का स्वागत किया और उन्हें संविधान की किताब और गुलाब का फूल भेंट कर ये संदेश दिया कि अब हिंसा नहीं, विकास और लोकतंत्र ही उनका रास्ता है। ऐतिहासिक मौके को देखने के लिए बड़ी संख्या में आप लोग भी पहुंचे, आम लोग भी पहुंचे। लोगों के चेहरों पर उत्सुकता थी लेकिन साथ ही उम्मीद थी
उम्मीद एक बेहतर, बेहद सुरक्षित और शांत बस्तर की। ये नज़ारा इस बात का संकेत था कि अब बस्तर लाल आतंक से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है। आने वाले वक्त में ये पूरा इलाका नक्सलवाद के अंधकार से पूरी तरह बाहर आ जाएगा। साफ कहा गया सरकार की ओर से कि वो नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए 31 मार्च 2026 की डेडलाइन दी है। इस बीच 208 नक्सलियों का एक साथ सरेंडर करना दिखाता है कि सरकार की रणनीति असर दिखा रही है और अब नक्सली संगठन खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अबूझमाड़, जो कभी नक्सलियों का सबसे सुरक्षित और दुर्गम गढ़ माना जाता था, वहां से इस तरह का बड़ा सरेंडर होना दिखाता है कि अब वहां भी नक्सल विचारधारा दम तोड़ रही है। अधिकारियों ने बताया कि अब अबूझमाड़ का अधिकांश हिस्सा नक्सली प्रभाव से मुक्त हो चुका है। नक्सलवाद केवल दक्षिण बस्तर तक सीमित रह गया और वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं। सरेंडर करने वाले नक्सली कोई आम लड़ाके नहीं थे। ये लोग माओवादी संगठन के टॉप लेवल के प्रतिनिधि हैं, भाकपा माओवादी के। इनमें से एक नक्सली केंद्रीय समिति सीसीएम का सदस्य है, 4 दंडकारण्य विशेष क्षेत्रीय समिति के सदस्य हैं, 1 क्षेत्रीय समिति का सदस्य है, 21 संभागीय समिति के सदस्य हैं, 61 क्षेत्रीय समिति सदस्य हैं, 98 पार्टी सदस्य, 22 पीएलजीए, आरपीसी और अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। यानी ये केवल संख्या में नहीं बल्कि संगठन की ताकत के लिहाज से भी उनके लिए एक बड़ी गिरावट है। इन नक्सलियों ने जो 153 हथियार पुलिस को सौंपे, उनमें से कई ऐसे हैं जो आम तौर पर सुरक्षा बलों के पास होते हैं। इन हथियारों में शामिल हैं 19 AK-47 राइफल, 17 SLR, 23 इंसास राइफलें, 1 इंसास LMG, 36 303 वाली राइफलें, 4 कार्बाइन, 11 BGL लॉन्चर, 41 12 बोर बंदूकें और 1 पिस्टल। इतनी बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियारों का आत्मसमर्पण करना दिखाता है कि नक्सल संगठन अब अंदर से टूट गया है। बस्तर कभी भारत में वामपंथी उग्रवाद का मजबूत गढ़ माना जाता था। यहाँ के जंगलों में नक्सली दशक से छिपकर ऑपरेशन चलाते थे। पुलिस, सीआरपीएफ और दूसरे सुरक्षा बलों के लिए इलाका चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। वहाँ के लोगों का लोकतंत्र में भरोसा बढ़ा है। सरकार की पुनर्निवास आत्मसमर्पण नीति का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अब नई सरकार ने भी नक्सल प्रभावित इलाकों में, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अब नई सरकार विष्णुदेव साय जी की सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, स्कूल, अस्पताल, मोबाइल नेटवर्क और रोजगार की सुविधाएं तेज से बढ़ाई हैं। इससे न सिर्फ सुरक्षा बलों की पहुंच बढ़ी है बल्कि गांव वालों को भी अब लगने लगा है कि इस क्षेत्र को हथियारों की नहीं, विकास की जरूरत है। वजह यही है कि इतने बड़े स्तर पर नक्सली अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। सरेंडर करने वाले नक्सलियों के लिए अब सरकार की पुनर्वास नीति के तहत मदद की जाएगी। उन्हें ट्रेनिंग, नौकरी के मौके और सामान्य जीवन जीने का मौका मिलेगा। ये एक दोतरफा जीत है। जहां सरकार को नक्सल विरोधी अभियान में सफलता मिल रही है, वहीं पूर्व नक्सलियों को भी एक नई जिंदगी की शुरुआत का मौका मिल रहा है। इस घटनाक्रम के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ में लाल आतंक की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पुलिस, सरकार, स्थानीय लोगों के सहयोग से बस्तर अब शांति, सुकून, विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत जल्द वह दिन भी आएगा जब बस्तर पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित किया जा सकेगा। आज एक और बेहद शानदार अभिनेत्री स्मिता पाटिल का जन्म है, जो बहुत जल्दी हमसे विदा लेकर चली गई, लेकिन अर्धसत्य, आक्रोश, भूमिका, अर्थ, नमक हराम, माफ़ कीजिएगा, नमक हलाल और आपका शक्ति जैसी फिल्मों में इस अभिनेत्री ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिया था। स्मिता पाटिल को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हैं, उनकी फिल्मों को फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले हैं उनके रोल के लिए। और हम स्मिता पाटिल को भी, जो हमसे जा चुके हैं, आज जिनका जन्मदिन है, DA न्यूज़ प्लस की ओर से, शकील साजिद की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आप सभी को ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।